नमस्ते। आज हम यूनिट 10 द बनियान ट्री के क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट से। फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट है, द ओल्ड बनियान ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज his grandfather was 65 years old and could no longer climb it। यानी पुराना बरगद का पेड़ दादाजी का नहीं था। ओल्ड बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर यानी दादाजी, बल्कि सिर्फ उस लड़के का था। बट ओनली टू द बॉय, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि उसके दादाजी 65 साल के हो गए थे। हिज ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, और अब उस पर चढ़ नहीं सकते थे। एंड कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्लाइंब यानी चढ़ना। ओके। सेकेंड, द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम फ्रेंडली when he found that the boy did not arm himself with catapult or air gun। यानी कि छोटी भूरी गिलहरी, ग्रे यानी भूरी, स्क्विरल यानी गिलहरी, तब दोस्त बन गई जब उसने देखा कि लड़का अपने साथ गुलेल या एयर गन नहीं रखता था। ओके। Third, when the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel grew quite bold and was soon taking morsels from his hand। यानी जब लड़का उसे केक और बिस्किट के टुकड़े देने लगा तो गिलहरी काफ़ी निडर हो गई और जल्द ही उसके हाथ से टुकड़े लेने लगी। फोर्थ, in the spring the banyan tree was full of small red figs and birds of all kinds would come here। यानी बसंत के मौसम में, इन द स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीर से भर जाता था। स्मॉल रेड फिग्स, फिग यानी होता है अंजीर। ओके। और सभी तरह के पक्षी वहाँ आते थे। एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स यानी कि सभी तरह के पक्षी, वुड कम हियर यानी कि आते थे। फिफ्थ, द बनियान ट्री सर्व द बॉय एज अ लाइब्रेरी वेयर ही हैड मेड अ क्रूड प्लेटफॉर्म टू शीट एंड रीड बुक्स। यानी बरगद का पेड़ लड़के के लिए एक लाइब्रेरी का काम करता था। बॉय एज अ लाइब्रेरी, जहां उसने बैठने और किताबें पढ़ने के लिए एक कच्चा प्लेटफॉर्म बनाया था। वेयर ही हैड मेड अ क्रूड प्लेटफॉर्म यानी कि कच्चा प्लेटफॉर्म, टू शीट एंड रीड बुक्स यानी कि बैठने और पढ़ने के लिए, रीड बुक्स यानी पढ़ने के लिए, सीट यानी बैठना। सिक्स, द यंग बॉय स्पेंड हिज आफ्टरनून्स in the tree when it was not too hot, leaning against it and reading story books। यानी जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो वह छोटा लड़का अपनी दोपहर पेड़ पर बिताता था, पेड़ से टेक लगाकर कहानी की किताबें पढ़ता था। नेक्स्ट है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, यानी यह चैम्पियंस की लड़ाई होने वाली थी। फर्स्ट, वॉट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव, पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउ दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। यानी दोनों चैम्पियंस में क्या खूबियाँ थी, टेक्स्ट में इस लाइन के ऊपर वाले पैराग्राफ से शब्द और वाक्यांश चुने और उन्हें लिखें। पहले में क्या है, मंगूस यानी नेवला, और सेकंड में कोबरा। ओके। तो नेवले की क्या क्वालिटीज़ थी, सुपर्ब फाइटर यानी शानदार लड़ाकू। बी क्या था, क्लेवर यानी चालाक। और सी एग्रेसिव यानी आक्रामक। और कोबरा कैसे था, स्किलफुल यानी कुशल। बी एक्सपीरियंस्ड फाइटर यानी कि अनुभवी लड़ाकू। एंड सी स्विफ्ट यानी कि तेज। सेकंड क्वेश्चन,
What did the cobra and the mongoose do to show their readiness for the fight? यानी कि कोबरा और नेवले ने लड़ाई के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए क्या किया? Answer. The cobra spread its hood and raised its body off the ground, while the mongoose buzzed its tail and darted about quickly to prepare for the fight. यानी कोबरा ने अपना फन फैलाया. कोबरा स्प्रेड इट्स हुड. हुड यानी फन एंड स्प्रेड यानी फैलाना. कोबरा ने अपना फन फैलाया एंड रेज्ड इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड और अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाया. ओके. वाइल यानी जबकि. नेवले ने अपनी पूंछ फुलाई. वाइल द मंगूस बज्ड इट्स टेल यानी कि अपनी पूंछ फुलाई और लड़ाई की तैयारी के लिए तेजी से इधर उधर भागा. एंड डार्टेड अबाउट क्विकली टू प्रिपेयर फॉर द फाइट यानी लड़ाई के लिए तैयारी के लिए तेजी से इधर उधर भागा. Second, who were the other spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? यानी कि दूसरे दर्शक कौन थे? उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने देखा या वे लड़ाई में शामिल हो गए? Answer. The other spectators were a मैना and a crow. यानी कि दूसरे दर्शक एक मैना और एक कौवा थे. They watched the fight closely and tried to join in by attacking the cobra. उन्होंने लड़ाई को ध्यान से देखा. They watched यानी देखना. The fight closely यानी कि वे उन्होंने लड़ाई को ध्यान से देखा और कोबरा पर हमला करके लड़ाई में शामिल होने की कोशिश की. एंड ट्राइड टू जॉइन यानी कि कोशिश की. जॉइन शामिल होने की. इन बाय अटैकिंग यानी कि हमला करके. द कोबरा यानी कि कोबरा पर हमला करके लड़ाई में शामिल होने की कोशिश की. थर्ड क्वेश्चन. रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट द स्नैक डिड एंड व्हाट द मंगूस डिड. अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर. यानी कि नीचे दिए गए विवरण पढ़ें कि सांप ने क्या किया और नेवले ने क्या किया. उनका कामों का सही क्रम लगाएं. आप बुक में टेबल देख लीजिएगा. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सही ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर से लिख लिया है. पहला है ट्राइड टू मैस्मराइज द मंगूस यानी कि नेवले को सम्मोहित करने की कोशिश की. हम लोग पहले प्रॉपर ऑर्डर में स्नैक सेक्शन देखेंगे, उसके बाद मंगूस सेक्शन. ओके. तो फर्स्ट में क्या है? ट्राइड टू मैस्मराइज द मंगूस यानी नेवले को सम्मोहित करने की कोशिश की. दूसरा क्या किया? कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड द मंगूस यानी खुद को नेवले के चारों ओर लपेट लिया. तीसरा स्ट्रक ऑन द साइड दैट द मंगूस प्रिटेंडेड टू अटैक मतलब उस तरफ हमला किया जहां नेवले ने हमला करने का नाटक किया था. प्रिटेंडेड टू अटैक यानी कि प्रिटेंड करना या नाटक करना. फोर्थ स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड यानी कि फिर से हमला किया और चूक गया. फिफ्थ स्ट्रक द क्रो कौवे पर हमला किया. सिक्स सीज्ड टू स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना बंद कर दिया. अब देखते हैं मंगूस एक्शन. फर्स्ट क्या है? रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नैक्स आइज यानी कि सांप की आंखों में देखने से मना कर दिया. सेकंड प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड यानी कि एक तरफ से कोबरा पर हमला करने का नाटक किया. वन साइड यानी एक तरफ. स्प्रैंग असाइड जम्प्ड इन एंड बीट यानी कि एक तरफ कूदा, अंदर गया और काट लिया. फोर्थ डार्टेड अवे एंड बीट द कोबरा ऑन द बैक यानी तेजी से भागा. डार्टेड अवे और कोबरा की पीठ पर काट लिया. एंड बीट द कोबरा ऑन द बैक. बैक यानी होता है पीठ. ओके. फिफ्थ ग्रैब्ड द स्नैक बाय द स्नॉट यानी कि सांप को थूथन से पकड़ लिया. सिक्स्थ ड्रैग्ड द स्नैक इनटू द बसेस यानी सांप को झाड़ियों में घसीट ले गया. फोर्थ क्वेश्चन व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड यानी कि आखिर में कौवे का क्या हुआ. द क्रो वॉज बीटन बाय द कोबरा एंड फेल डेड यानी कि कौवे को कोबरा ने काट लिया और वह मर गया. द क्रो वॉज बीटन ने काटना बाय द कोबरा यानी कि कोबरा के द्वारा कौवे को काटा गया. एंड फेल डेड और वह मर गया. ओके.
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैना डू फाइनली, यानी कि आखिर में मैना ने क्या किया। डू यानी करना, फाइनली यानी आखिर में। द आंसर, द मैना फ्लो अवे आफ्टर द फाइट वॉज ओवर, यानी कि लड़ाई खत्म होने के बाद मैना उड़ गई। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वर्किंग विथ लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड राउंड यूजली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप, व्हाट इज इट मीनिंग इन द स्टोरी, यानी कि राउंड शब्द का आमतौर पर मतलब एक तरह का आकार होता है, कहानी में इसका क्या मतलब है। ओके, राउंड यानी होता है एक तरह का आकार होता है, पर हमको ये बताना है कि राउंड का मीनिंग, हमने जो चैप्टर पढ़ा है इस कहानी में राउंड का मीनिंग क्या बताया गया है। ओके, तो आंसर, in the story the word round means the different stages or courses of the fight between the snake and the mongoose, यानी कि कहानी में राउंड शब्द का मतलब सांप और नेवले के बीच लड़ाई के अलग अलग स्टेज या राउंड हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, find 5 words in the following paragraph which are generally associated with trees but here they have been used differently, underline the words, यानी कह रहा है नीचे दिए गए पैराग्राफ में से 5 शब्द ढूंढें जो आमतौर पर पेड़ों से जुड़े होते हैं लेकिन यहाँ उनका इस्तेमाल अलग तरह से किया गया है। उन शब्दों को अंडरलाइन करें। क्या कह रहा है, 5 शब्द ढूंढें जो आमतौर पर पेड़ों से जुड़े होते हैं। ओके, ऐसे शब्द आपको ढूंढने जो पेड़ों से जुड़े होते हैं लेकिन यहाँ उनका इस्तेमाल अलग तरह से किया गया है, उन शब्दों को अंडरलाइन करें कह रहा है। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। हरी लीव्स, देखिए लीव्स यानी होते हैं पत्तियाँ। फॉर वर्क, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये पेड़ से जुड़े हैं। फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच, ब्रांच यानी क्या होती है, टहनी, तो ये भी पेड़ से जुड़ा हुआ शब्द है, इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। ऑफ द फर्म ऑफ विच हिज अंकल इज द ओनर, हर्स सक्सेस इज रियली द फ्रूट, फ्रूट यानी भी फल होता है, ये भी पेड़ से जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। ऑफ हिज ओन लेबर ही इज हैप्पी बट ही हैज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, द रूट, रूट यानी होता है जड़, ये भी पेड़ से जुड़ा हुआ शब्द है, इसीलिए इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम इज अ स्ट्रे डॉग नियर हिज ऑफिस, द डॉग वेलकम्स हरी विथ अ लाउड बार्क एवरी डे, बार्क ये भी क्या होता है, पेड़ से जुड़ा हुआ है यानी कि छाल। हरी हर सुबह 9 बजे काम पर जाता है, वह उस फर्म की लोकल ब्रांच में काम करता है जिसके मालिक उसके चाचा हैं। हरी की सफलता सच में उसकी अपनी मेहनत का फल है। वह खुश है लेकिन उसे एक छोटी सी समस्या है, उसकी समस्या की जड़ उसके ऑफिस के पास एक आवारा कुत्ता है। वह कुत्ता हर दिन हरी का जोर से भौंककर स्वागत करता है। ओके, Question B. The words in the box are all words that describe movement. Use them to fill in the blanks in the sentences below. यानी कि बॉक्स में दिए गए सभी शब्द ऐसे हैं जो गति का वर्णन करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में खाली जगह भरने के लिए इनका उपयोग करें। फर्स्ट, when we began to trust me, the squirrel began delving into my pockets for morsels of cake, यानी कि जब उससे मुझ पर भरोसा होने लगा, यानी कि when he began to trust me, ट्रस्ट ने भरोसा, तो गिलहरी केक के टुकड़ों के लिए मेरी जेबों में झांकने लगी। द स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, began delving into my pocket for morsels of cake. Okay, second, I saw a cobra gliding out of a clump of cactus, यानी कि मैंने एक नाग को कैक्टस के झुंड से बाहर निकलते देखा। थर्ड, द स्नेक हिस्ड हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, यानी कि सांप फुफकारा, उसकी दोमुही जीभ अंदर बाहर हो रही थी।
फोर्थ, व्हेन द कोबरा ट्राइड टू बाइट इट द मंगूस स्प्रैंग असाइड, यानी कि जब नाग ने उसे काटने की कोशिश की तो नेवला एक तरफ उछल गया। फिफ्थ, द स्नेक विप्ड हिज हेड बैक टू स्ट्राइक एट द क्रो, यानी कि सांप ने कौवे पर हमला करने के लिए अपना सिर पीछे झटका। सिक्स, द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, यानी कि पक्षियों ने सांप पर हमला किया। सी, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वॉलेंटली अगेंस्ट ईच अदर, यानी कहानी में ऐसे शब्द ढूंढिए जो चीज़ों के एक दूसरे से जोर से टकराने को दिखाते हैं। फर्स्ट, द कोबरा स्ट्रक द क्रो, हिज इज नॉट थडिंग अगेंस्ट इट्स बॉडी। तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या किसकी स्पेलिंग आएगी यहाँ पे? थडिंग की। मैंने यहाँ पे आपको कोष्टक में पूरी स्पेलिंग लिख के दे दिया है। कोबरा ने कौवे पर हमला किया, उसका मुंह उसके शरीर से जोर से टकराया। ओके। सेकेंड, द क्रो एंड द मैना कोलाइडेड इन मिड एयर, यानी कौवा और मैना हवा में टकरा गए। ओके। थर्ड, द बर्ड्स dived at the snake but bumped into each other instead, BUMPED। ओके। पक्षियों ने सांप पर हमला किया लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे से टकरा गए। डी, लुक एट द सेंटेंसेस, ये क्या कह रहे हैं? अब इन सेंटेंस को आप बुक में देख लीजिएगा, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। इन द स्प्रिंग बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द बनियान ट्रीज ब्रांचेस, यानी कि बसंत के मौसम में सभी तरह के पक्षी बरगद के पेड़ की डालियों पर झुंड बनाकर आते थे। सेकेंड, आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स देयर, मैं दोपहर वहीं बिताता था। वुड टेल अस व्हाट द ऑथर यूज्ड टू और व्हाट यूज्ड टू हैपन, यानी कि वुड हमें बताता है कि लेखक पहले क्या करता था या पहले क्या होता था। अब सेकंड बॉक्स में देखते हैं। ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम द बनियान ट्री, यानी दादाजी 65 साल की उम्र में अब बरगद के पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, यानी कि मैं उसकी डालियों में छिप सकता था। आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, यानी कि मैं पत्तों के बीच से नीचे की दुनिया को देख सकता था। आई कुड रीड देयर, यानी मैं वहाँ पढ़ सकता था। could tell us what the author was usually able to do और grandfather is now not able to do, यानी क्या आप हमें बता सकते हैं कि लेखक आमतौर पर क्या कर पाते थे या दादाजी अब क्या नहीं कर पाते हैं। Choose would and could to replace the italicized words in the following sentences, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को इटैलिक शब्दों को बदलने के लिए वुड और कुड चुने। ग्रैंडफादर सेज इन द ओल्ड डेज, यानी कि दादाजी कहते हैं पुराने ज़माने में, इन द ओल्ड डेज। फर्स्ट, एलिफेंट्स वर एबल टू फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स, दे वर एबल टू चेंज देयर शेप्स, दे यूज्ड टू फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन देम, पीपल यूज्ड टू लुक अप एट द स्काई इन वंडर। यहाँ पे आपको वर एबल टू एंड यूज्ड टू के स्थान पे कुड और वुड का यूज़ करना है। ओके, बाकी दोनों की मीनिंग सेम ही होंगे। और देखते हैं एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई, देखिए आपको दिया था कुड के स्थान पे ऊपर क्या दिया आपको वर एबल टू, उसके स्थान पे आपको क्या यूज़ करना है कुड। एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स, दे कुड, देखिए फिर वर एबल टू के स्थान पे क्या यूज़ करना है कुड। दे कुड चेंज देयर शेप्स, दे वुड, अब यूज्ड टू की जगह क्या यूज़ करना है आपको वुड। दे वुड फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन दैम, पीपल वुड लुक अप एट द स्काई इन वंडर, यानी कि हाथी बादलों की तरह आसमान में उड़ सकते थे, वे अपना आकार बदल सकते थे, वे बादलों के पीछे उड़ते थे और उन्हें डराते थे, लोग हैरानी से आसमान की ओर देखते थे।
Second, because there was no electricity, he used to get up and the sun, and he used to go to bed with the sun like the birds. यहाँ भी आपको used to की जगह क्या यूज़ करना है? would. वर एबल टू की जगह पे आपको could यूज़ करना है और used to की जगह पे would. ओके तो क्या आएगा? बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ही वुड गेट अप विद द सन एंड ही वुड गो टू बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स. क्योंकि बिजली नहीं थी इसलिए वह सूरज के साथ उठता था और पक्षियों की तरह सूरज डूबने पर सो जाता था. थर्ड, लाइक द आउल he was able to see quite well in the dark. He was able to tell who was coming by listening to their footstep. तो यहाँ was able to और were able to के जगह पे क्या यूज़ होता है? could. तो क्या आएगा? like the owl he could see quite well in the dark. He could tell who was coming by listening to their footstep. ओके फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो वहाँ पे आएगा वर एबल टू की जगह पे आएगा कुड और यहाँ पे क्या है वॉज एबल टू और वॉज एबल टू की जगह पे भी क्या आएगा कुड और यूज्ड टू की जगह पे आएगा वुड. ओके तो क्या कह रहा है उल्लू की तरह वह अंधेरे में काफ़ी अच्छे से देख सकता था. वह कदमों की आवाज़ सुनकर बता सकता था कि कौन आ रहा है. स्पीकिंग. लुक एट दिस सेंटेंस यानी उन वाक्यों को देखिए. द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर यानी कि वह पेड़ दादाजी से भी पुराना था. ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड यानी कि दादाजी 65 साल के थे. हाउ ओल्ड वॉज द ट्री कैन यू गेस यानी कि पेड़ कितना पुराना था. हाउ ओल्ड वॉज द ट्री कैन यू गेस यानी क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ यानी कि वह पेड़ उतना ही पुराना था जितना कि देहरादून खुद. ओके सपोज देहरादून इज 300 ईयर ओल्ड. हाउ ओल्ड इज द ट्री. मान लीजिए देहरादून 300 साल पुराना है तो वह पेड़ कितना पुराना है. द ट्री वॉज 300 ईयर्स ओल्ड टू यानी कि वह पेड़ भी 300 साल पुराना था. When two things are the same in some way we use as. जब दो चीज़ें किसी तरह से एक जैसी होती है तो हम as का इस्तेमाल करते हैं. Here is another set of examples यानी कि यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं. मिस्टर सिन्हा इज़ 160 सेंटीमीटर्स टॉल. मिस्टर गुप्ता इज़ 180 सेंटीमीटर्स टॉल. मिसेस गुप्ता इज़ 160 सेंटीमीटर्स टॉल यानी कि क्या दिया है मिस्टर सिन्हा 160 सेंटीमीटर लंबे हैं. मिस्टर गुप्ता 180 सेंटीमीटर लंबे हैं और मिसेज गुप्ता 160 सेंटीमीटर लंबी हैं. तो क्या आएगा मिसेज गुप्ता इज़ एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा यानी कि जो है मिसेज गुप्ता उतनी ही लंबी है जितने मिस्टर सिन्हा. तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं इनको तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है एज टॉल एज का उपयोग. उसी के लिए एग्जाम्पल दिया गया था आपको. नीचे देखते हैं. यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू स्पीक अबाउट द पीपल एंड द थिंग्स बिलो यूजिंग एज और ER देन यानी कि नीचे दिए गए लोगों और चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बॉक्स में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें एज या ER देन का उपयोग करके. नोटिस दैट इन द वर्ड हॉट द लेटर T इज डबल्ड when ER इज एडेड. क्या कह रहा है ध्यान दे कि हॉट शब्द में जब ER जोड़ा जाता है तो T अक्षर डबल हो जाता है. जैसे कि हॉट की स्पेलिंग क्या होती है HOT हॉट और उसमें अगर हम वो हॉटर हो जाएगा तो बीच में डबल T आएगा HOTTER. अगर हम उसमें ER जोड़ते हैं तो जो T है वो डबल हो जाता है. ओके हॉटर HOTTER. ठीक है तो पहला वाला देखते हैं हाइट्स. तो जेबा की कितनी सेंटीमीटर है 155 सेंटीमीटर. रूबी की 150 सेंटीमीटर और रानी की 155 सेंटीमीटर यानी कि रूबी इज शॉर्टर देन जेबा एंड रानी. तो देखो जो रूबी क्या है
वो छोटी है किससे, जेबा और रानी से, क्योंकि रूबी कितने सेंटीमीटर है 150 सेंटीमीटर, जबकि जेबा और रानी कितने हैं 155। तो क्या आएगा, रूबी इज शॉर्टर यानी कि छोटी है, शॉर्टर देन मतलब किससे शॉर्टी, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है इसलिए यहाँ पे देन का यूज करेंगे, शॉर्टर देन जेबा एंड रानी, यानी कि रूबी जेबा और रानी से छोटी है। सेकंड, जेबा एंड रानी आर टॉलर देन रूबी, यानी कि जेबा और रानी रूबी से लंबी है, दोनों लंबी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, टॉलर। टॉलर देन यहाँ भी कंपेयर हो रहा है पर लंबी किससे है, रूबी से, तो जेबा एंड रानी आर टॉलर देन रूबी, क्योंकि रूबी से लंबी है तो क्या आएगा, टॉलर देन रूबी। थर्ड क्या है, जेबा एंड रानी आर द टॉलेस्ट, यानी कि जेबा और रानी सबसे लंबी हैं। ओके। सेकंड, वेट लिफ्टर्स, विजय कितना है 50 kg, अक्षय 50 kg और अनवर 65 kg, तो क्या आएगा, विजय एंड अक्षय आर लाइटर देन अनवर, यानी कि विजय और अक्षय अनवर से हल्के हैं, लाइटर देन अनवर, यानी कि अनवर से हल्के हैं तो क्या आएगा, लाइटर देन अनवर। सेकंड, अनवर इज हैवियर देन विजय एंड अक्षय, यानी कि अनवर विजय और अक्षय से भारी है। देखो विजय और अक्षय 50 kg हैं जबकि अनवर 65 kg, मतलब अनवर दोनों से भारी है तो क्या आएगा, अनवर इज हैवियर, हैवी है अनवर, तो अनवर इज हैवियर देन विजय एंड अक्षय। थर्ड, अनवर इज द हैवीएस्ट, यानी कि अनवर सबसे भारी है तो क्या आएगा, अनवर इज द हैवीएस्ट। थर्ड, सिटी टेम्परेचर, शिमला कितनी है 6 डिग्री, गंगटोक कितना है 6 डिग्री एंड श्रीनगर 2 डिग्री, तो श्रीनगर इज द कोल्डेस्ट, यानी कि श्रीनगर सबसे ठंडा होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 डिग्री है मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, जहाँ मतलब जितने कम नंबर्स होते हैं वो उतना ही ठंडा होता है। ओके, 2 डिग्री है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, ना कि 6 डिग्री। 6 डिग्री यहाँ पे कम होगा ठंड में, और 2 डिग्री है मतलब 2 डिग्री मीन्स सबसे ज़्यादा ठंड होगी, तो क्या आएगा, श्रीनगर इज़ द कोल्डेस्ट, श्रीनगर सबसे ठंडा होता है 2 डिग्री वाला। सेकंड, शिमला एंड गंगटोक आर वार्मर देन श्रीनगर, यानी कि शिमला और गंगटोक श्रीनगर से ज़्यादा गर्म है। हाँ, तो जो देखो इनकी डिग्री जो ज़्यादा है वो क्या होगा, गर्म होगा, और जिसकी डिग्री कम होगी 2 डिग्री वो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे क्या आएगा, शिमला एंड गंगटोक आर वार्मर देन श्रीनगर, यानी कि शिमला और गंगटोक श्रीनगर से ज़्यादा गर्म है। थर्ड, शिमला एंड गंगटोक हैव द सेम टेम्परेचर, शिमला और गंगटोक का तापमान एक जैसा है। देखिए शिमला 6 डिग्री एंड गंगटोक 6 डिग्री, तो क्या आएगा, शिमला एंड गंगटोक हैव द सेम टेम्परेचर, यानी कि शिमला और गंगटोक का तापमान एक जैसा है। फोर्थ, लेंथ, रोमीज पेंसिल 3 इंचेस, मोनास पेंसिल 5 इंचेस, राजास पेंसिल 3 इंचेस, तो क्या आएगा, रोमीज एंड राजास पेंसिल आर द शॉर्टेस्ट, यानी कि रोमी और राजा की पेंसिल सबसे छोटी है, क्योंकि रोमी की पेंसिल कितनी इंच की है 3 और राजा की भी 3 इंच, जबकि मोना की 5 इंच की है, तो सबसे छोटी किसकी है, रोमी है एंड राजा की, तो क्या आएगा, रोमीज एंड राजास पेंसिल्स आर द शॉर्टेस्ट, यानी कि रोमी और राजा की पेंसिल सबसे छोटी है। सेकंड, मोनास पेंसिल इज लॉन्गर देन रोमीज एंड राजास, यानी कि मोना की पेंसिल रोमी और राजा की पेंसिल से लंबी है। देखिए मोना की 5 इंच की है जबकि राजा और रोमी की 3 इंच, तो क्या आएगा, मोनास पेंसिल इज लॉन्गर, यानी कि लंबी है, मोना की पेंसिल लंबी है तो मोनास पेंसिल इज लॉन्गर, किससे लंबी है, लॉन्गर देन रोमीज एंड राजास। ओके, यानी कि मोना की पेंसिल रोमी और राजा की पेंसिल से लंबी है। थर्ड, मोनास पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि मोना की पेंसिल सबसे लंबी है 5 इंच की है, तो मोनास पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट। फिफ्थ, सिटी टेम्परेचर, दिल्ली 43 डिग्री, चेन्नई 39 डिग्री एंड नागपुर
43 डिग्री। तो क्या है, दिल्ली एंड नागपुर आर द हॉटेस्ट, यानी कि दिल्ली और नागपुर सबसे गर्म है। ओके, देखिए दोनों के टेम्परेचर सेम है, दिल्ली और नागपुर के 43। तो दिल्ली एंड नागपुर आर द हॉटेस्ट, यानी कि दिल्ली और नागपुर सबसे गर्म है। सेकंड, चेन्नई इज कूलर देन दिल्ली एंड नागपुर, यानी कि चेन्नई दिल्ली और नागपुर से ठंडा है। देखिए इसकी डिग्री कम है, 39 डिग्री है, तो वो क्या है, ठंडा है। किससे, दिल्ली और नागपुर से। चेन्नई दिल्ली और नागपुर से ठंडा है। चेन्नई इज कूलर देन दिल्ली एंड नागपुर। दिल्ली एंड नागपुर हैव द सेम टेम्परेचर, यानी कि दिल्ली और नागपुर का तापमान एक जैसा है। देखिए दोनों कितने, 43 डिग्रीज। तो क्या आएगा, दिल्ली एंड नागपुर हैव द सेम टेम्परेचर। अब आते हैं हम राइटिंग सेक्शन पे। माई फेवरेट प्लेस, यानी कि मेरी पसंदीदा जगह। Read again the paragraphs of the story in which the author describes the banyan tree and what he used to do there. Is there a place in your house or in your grandparents or uncles or aunts' houses that you especially like? Write a short paragraph about it saying, यानी कि कहानी के उन पैराग्राफ को फिर से पढ़ें जिनमें लेखक बरगद के पेड़ के बारे में बताते हैं और वहाँ क्या करते थे। क्या आपके घर में या आपके दादा दादी या चाचा चाची के घर में कोई ऐसी जगह है जो आपको ख़ास तौर पर पसंद हो, उसके बारे में एक छोटा पैराग्राफ लिखें जिसमें बताएं वेयर इट इज़, व्हाट यू डू देयर, वाई यू लाइक इट, यानी कि वह कहाँ है। वेयर इट इज़ यानी वह कहाँ है, व्हाट यू डू देयर यानी कि आप वहाँ क्या करते हैं। वाई यू लाइक इट यानी कि आपको वह जगह क्यों पसंद है। यू मे इंस्टेड राइट अबाउट अ प्लेस यू डिसलाइक और आर अफ्रेड ऑफ, यानी कि आप चाहे तो किसी ऐसी जगह के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपको नापसंद हो या जिससे आपको डर लगता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा पैराग्राफ लिख दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माई फेवरेट प्लेस इज़ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरी पसंदीदा जगह मेरी दादी का घर है। इट इज़ इन अ क्वाइट विलेज एंड सराउंडेड बाय ट्रीज, यानी कि यह एक शांत गांव, क्वाइट विलेज यानी कि शांत गांव में है और पेड़ों से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय ट्रीज यानी कि पेड़ों से घिरा हुआ है। I like to sit there in the evening and listen to stories from my grandmother, यानी कि मुझे शाम को वहाँ बैठकर अपनी दादी से कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। आई प्ले विथ माई कज़न्स एंड इन्जॉय द फ्रेश एयर, यानी कि मैं अपने कज़न के साथ खेलता हूँ और ताज़ी हवा का आनंद लेता हूँ। आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स, यानी कि क्योंकि यहाँ मुझे खुशी और आराम महसूस होता है। ओके, तो आज हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। Thank you.